Welcome, Fox. So we are going to start off with chapter 3rd. So if you hadn't watched chapter 1st and chapter 2, just go back, check that out, read that out, and then come to this video. We are going to start off directly with chapter 3rd. So let's get started. So guys, chapter 3rd is types of sources and historical constructions. अब समझने देखो, हमने ये देख लिया कि एंशिएंट इंडिया पढ़ना क्यों है, फिर हमने ये देखा कि एंशिएंट इंडिया जो लिखा गया है उसके हिस्टोरियंस जो थे, मॉडर्न हिस्टोरियंस, वो कौन थे. अब हम ये सबसे पहले देखेंगे, मतलब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू लाइक द कोर सब्जेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्टली दैट हम लोग हिस्टोरिकल जो प्रूफ्स होते हैं, जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो लेते कहाँ से हैं और किन किन चीजों के बेसिस के ऊपर वी डिफाइन कि वो जो सिविलाइजेशन थी वो कौन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी मतलब निकल रही थी, कैसी सिविलाइजेशन थी. तो उसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग इन डेप्थ देखेंगे. पर पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट 3-4 पॉइंट्स में हम ये देखेंगे कि हम वो रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करते हैं. देन वी विल गो इनटू द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेसी रिसोर्सेज. इनसे हमें पता चलता है कि जो तब की सिविलाइजेशन थी या तब के जो लोग थे वो किस तरह का अपना लाइफस्टाइल रखते थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था. स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि डेफिनेटली वो नेटफ्लिक्स ये सब नहीं देखते थे. स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि मतलब वो कितने एफ्लुएंट थे, या उनकी लाइफ में क्या माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम था, या उनका ईटिंग हैबिट्स क्या था. वो सारी चीजें हम इन चीजों से समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री कैसी थी. So firstly let's start off with first point, that is how we get to know कि इस चीज का प्रूफ क्या है, कैसी सिविलाइजेशन हुई होगी, कहाँ पे हुई होगी. तो हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं. मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री लाइज बरीड इन माउंट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. माउंट्स होता है जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं चबूतरा टाइप्स का, कि जहां पे थोड़ा सा एलिवेटेड जोन हो तो हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ होगा. तो हम सबसे पहले वो माउंट्स जो होते हैं उनके थ्रू ही हम पता करते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी, जब वहां के जो लोग थे वो किस तरह के थे. और माउंट्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेंट्स. अब होता क्या है, देखो आपके घर के बाहर अगर आपने सड़क डलती हुई देखी होगी, काफी साल से आप वहां रह रहे हो, फॉर इंस्टेंस आपकी एज 21-22 तो एटलीस्ट होगी. तो इस एज में आपने अगर सपोज वहीं पे बर्थ लिया या जहां पे भी आप थे, तो आपने 10-12 साल में देखा होगा कि सड़क दोबारा जब बनती है तो उसका लेवल अप होता जाता है. पहले ऐसा लगता था कि आपका घर बहुत ऊंचा है, फिर लिटरली यू गेट टू नो इतना ऊंचा नहीं है, वो तो लेवल पे ही आता जा रहा है. और अगर सपोज वो पहले लेवल पे था, वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरा घर तो नीचे होता जा रहा है. फिर उन लोगों को दोबारा से अपने घर को रेनोवेट करवाना पड़ता है, सो दैट कि वो नहीं तो सारी गली का पानी उनके घर में आ रहा होता है. तो हम उससे क्या समझ रहे हैं कि जब कहीं पे भी बार बार कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका लेवल अप ऐसा होता चला जाता है. तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी है कि जैसे कोई सिविलाइजेशन रह रही थी तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर से वो खत्म होती है. आपने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदारो वाली, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे पानी आता है तो उसकी वजह से वहां पे लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और वो पूरी जो एक रहने की जगह थी वो सब अस्त व्यस्त हो जाती है. तो वो कैसे होता है, तो वो पानी आया या कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहां से लोग हट जाते हैं. तो फिर वो पानी आया, फिर मिट्टी आएगी, फिर इरोड होगा, उसके ऊपर एक और सिविलाइजेशन बन जाती है. फिर दोबारा से वैसे कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, फिर लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, फिर वहां से सिविलाइजेशन चली जाती है, फिर उसके ऊपर एक और मतलब मिट्टी वगैरह आती है. क्योंकि जो ज्योग्राफिकल या जो नेचर का जो प्रोसेस है वो तो एज इट इज चलता रहता है. दुनिया बदलती है पर ज्योग्राफी का या जो हम बोले जो नेचर का जो नियम है वो नहीं बदलता है. वही वहां पे भी हमेशा चलता रहता है. इरोजन होगा, उसके बाद वहां पे डिपोजिशन होगा, तो ये सब चलता रहता है. तो उसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा एलिवेटेड जोन बन जाता है, क्योंकि वहां पे नेचुरली घर बने थे तो थोड़ा सा एलिवेशन तो होगा. तो इस तरह से धीरे धीरे वो बाकी एरिया से ज्यादा एलिवेटेड एरिया हो जाता है. तो उसे माउंट बोल देते हैं, माउंट नहीं माउंट बोल देते हैं. तो माउंट से हमें पता चलता है कि जो पहले हैबिटेंट्स थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था. वो वहां पे हम एक्सकेविएट करते हैं, मतलब वहां पे खुदाई करके तब हम पता करते हैं. अब ये जो माउंट होता है इसमें सिंगल कल्चर भी हो सकता है, मल्टीपल कल्चर्स भी हो सकते हैं. अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि सपोज करो पहले एक सिविलाइजेशन था, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, फिर दोबारा इरोजन वगैरह हुआ, और अगर आपने उस पोजीशन पे जाके उसे चेकआउट किया था, एक्सकेविएट किया था, तो एक सिंगल कल्चर मिलेगा. पर सपोज कीजिए वहां पे एक सिविलाइजेशन था, फिर नेचुरल डिजास्टर हुआ, वो इधर से उधर हो गए लोग, फिर वहां पे इरोजन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, फिर दूसरे लोग आके वहां पे रहने लग गए, फिर दोबारा से कुछ नेचुरल डिजास्टर आया, वो वहां से डिस्प्लेस हो गए, और फिर वहां पे नेचुरल जो प्रोसेस है वो चला. तो इस तरह से क्या है, जब हम कल को वहां पे जाके जब एक्सकेविएट करेंगे तो वहां पे हमें मल्टीपल कल्चर्स मिलेंगे. एक नहीं, दो नहीं, हो सकता है कितनी कल्चर्स हो. तो वो होता है मल्टीपल कल्चर. कि जो ये माउंट होता है इसमें सिंगल कल्चर भी मिल सकता है, या कोई एक मेजर कल्चर होता है, या मल्टीपल कल्चर्स भी हो सकते हैं. A mound can be excavated vertically and horizontally. मतलब ऐसे वर्टिकली भी हम लोग चेकआउट कर सकते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी. बट डेफिनेटली जो मोस्ट कन्वीनियंट वन होता है वो कौन सा होता है, वर्टिकल वाला, क्योंकि उसमें इतना पैसा खर्च नहीं होता, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं. तो ये रीजन है कि मोस्टली जो एक्सकेविएशन होता है वो होता है वर्टिकल में, राइट. सो अंटिल नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आता कहां से है व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री. बिकॉज देखो एंशिएंट हिस्ट्री जो है हम वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट्स आवर रीडिंग कि ऐसा ऐसा हुआ होगा.
वी आर नॉट प्रीटी मच श्योर, क्योंकि हम में से किसी ने वो देखा नहीं है. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं. And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now तो उसे कैसे monetize कर सकते. So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So अगर हम excavation की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जो थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया होगा उसे माउंट बोलते हैं, ठीक है, माउंट बोलते हैं. तो वो माउंट की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, वो होता है मेगालिथ. अब ये मेगालिथ क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा बता देती हूँ, शायद आगे भी आएगा. सम पीपल इन साउथ इंडिया बरिड अलोंग विद दैट, क्योंकि जब एक्सकेवेट किया तब हमें माउंट के साथ साथ कुछ मेगालिथ्स भी मिले हैं. और ये मेगालिथ्स क्या है, ये साउथ इंडिया में एक कस्टम था कि जो लोग मरते थे, मरने के बाद उन्हें जब दफनाया जाता था, बरी किया जाता था, तो उनके साथ कुछ टूल्स, वेपन्स और कुछ खाने का सामान भी अप्रोक्सीमेटली रखा होगा. पॉटरी, क्योंकि वहां पे कुछ पॉटरीज मिली है जिसके अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि अगर खाने का सामान होगा कीड़े वगैरह खा गए होंगे या जो भी हुआ होगा, राइट. सो अदर बिलोंगिंग इन ग्रेव्स विच वर एनसाइकल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन, कि वहां पे दफनाया और उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे कि इस एरिया में उस बंदे को दफनाया गया. तो इससे एक और स्टडी उन्हें मिली, ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. उन्हें ये समझ में आया कि एक्चुअल में उस समय भी हम लोग अदर वर्ल्ड के बारे में, आज भी अगर आप चाहे आप कितना प्रिटेंड करो, बट स्टिल वी बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. वी ऑल बिलीव, इवन नाउ टाइम्स यूरोपियंस ऑल्सो बिलीव इन दैट थिंग कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, बिकॉज नो वन इज एबल टू एक्चुअली गिव द द पॉइंटर दैट व्हाई, लाइक आफ्टर डेथ क्या होता है, डेथ के बाद जो एक ह्यूमन सोल थी वो कहाँ गई. नो वन इज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो वी बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, एंड by megaliths also it was clear that at that point of time also people were very much into understanding that yes there is life after death, because of which वो लोग क्या करते थे, जो लोग मर गए हैं उसके साथ भी कुछ खाने का सामान रख देते होंगे या उनके वेपन्स वगैरह रख दिए. Although ये हम सबको पता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाता, but that's what they thought and they did. तो वो हमें सोर्स कहाँ से मिला, मेगालिथ से. सो ये भी एक सोर्स है जब हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. एंड नाउ कम्स आर्कियोलॉजी. आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट आर्कियोलॉजी, क्योंकि हमने ये देख लिया कि एक्सकेवेशन होगा, पर वो होगा कैसे. तो जो साइंस है, साइंस विच अनेबल अस टू डिग ओल्ड मॉन्ड्स इन सिस्टमेटिक मैनर इन सक्सेसिव लेयर्स एंड टू फॉर्म आइडिया ऑफ मटेरियल लाइफ ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. एंड देयर डेट्स आर फिक्स्ड बाय फॉलोइंग मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग. वो हमें पता है कि वो जो रेडियो मतलब जो कार्बन है, हर चीज के अंदर कार्बन है. अब वो कार्बन कितनी देर पुराना है, उससे हम उसकी डेटिंग फिक्स करते हैं कि इतने साल पुरानी ये बॉडी है या इतने साल पुराना ये ऑब्जेक्ट है. तो वो कार्बन से हम लोगों को पता चलता है. Agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir around 7000 to 6000 BC. अब BC AC का जरूर ध्यान रखना. BC क्या है, लाइक जैसे हमारे पास कोई स्केल है, स्केल में 0 होता है, फिर इधर नेगेटिव टर्म्स नंबर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3 ऐसा करके. तो वैसे ही टाइम जोन में भी ऐसा ही है. उसमें क्या है, 0 का मतलब है जब जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थ हुआ, और उनके पहले का टाइम जो है वो बिफोर क्राइस्ट है, और जो आफ्टर है तो वो आफ्टर क्राइस्ट है. एसी, बीसी, एसी. तो इस तरीके से ये सब चलेगा. अब डेफिनेटली मैंने आपसे क्या बोला, स्केल के इधर जो होता है वो उल्टी गिनती चलती है, राइट, -1 -2 -3. तो वो -1 -2. तो वैसे यहाँ पे भी अगर सपोज मैं बोल रही हूँ 100 BC और 50 BC, तो 100 BC 50 BC इस तरीके से चलेगा, राइट. सो आई होप आई एम क्लियर. तो ये हमें आर्कियोलॉजी से पता चलता है. अब ये जो हमने पता करा कि एग्रीकल्चर राजस्थान में और कश्मीर में इस समय प्रैक्टिस किया जाता था, वो हमें कैसे पता चला, आर्कियोलॉजी से या रेडियो कार्बन डेटिंग से. तो ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. अभी तक हमने ये समझा है कि जो रिसोर्सेज हैं जहां से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, वो कौन से हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जो और तरीके हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि हम लोग वहां का जो खाना पीना होता है या जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे हमें डेड बॉडीज मिली मेगालिथ से, तो उनके टीथ्स में कैविटी थी, मतलब उनके माउथ में हमें कैविटीज मिली है या नहीं मिली है, तो उन चीजों के ऊपर भी हम लोग बहुत सारी चीजें मेकअप करते हैं. सो नाउ कम्स कॉइन्स. अब कॉइन्स बिल्कुल अच्छे से इकोनॉमी को दिखाता है कि उस समय की इकोनॉमी क्या है.
जैसे एंशियंट इंडिया की हम बात करें, हमें लगता है कि हम अमीर होते जा रहे हैं, वी आर मोर सिविलाइज्ड, बट somehow we are not able to buy silver, gold, copper, and at that time coins themselves were of silver, gold, copper. So things, I think we have to think twice about saying कि हम रिच हैं या वो रिच थे. So ancient coins जो थे वो मेटल से बने होते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड के. और देखो जो गोल्ड के कॉइन्स हैं डेफिनेटली वो गुप्ता पीरियड्स में काफी मिले, पर जो क्वेश्चन पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स थे उसकी क्वालिटी बहुत सुप्रीम थी. सो दैट शोज कि उस समय जो एक लाइफ थी वो और ज्यादा एफ्लुएंस में थी. पर जब तक गुप्ता पीरियड आया तब तक जो लाइफ थी वो ठीक है चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, ट्रेड अच्छा था, सब कुछ था, बट समहाउ वो क्वालिटी उतना नहीं रहा था. सो वो कैसे पता चल रहा है? क्वालिटी ऑफ कॉइन से. सो यूज ऑफ सच मोल्ड्स इन पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड. पीपल केप्ट मनी इन अर्दनवेयर एंड ब्रास वेसल. दैट मीन्स उस समय कोई भी वो चीज नहीं था कि जैसे बैंक्स एंड ऑल, कोई सेविंग का उनका तरीका नहीं था. उनकी जो भी सेविंग्स होती थी वो किसी भी मतलब अर्दन जो भी उनका वो होता होगा, घड़ा वगैरह जो भी है, उसमें डाल के उसे सिक्योर करके रखते थे. सो एंड दैट इटसेल्फ शोज कि वहां पे उनके पास पैसे ज्यादा होते थे. अगर आपके पास कुछ बचेगा तभी आप सेव करोगे, अदरवाइज तो आप अपनी लाइफ भी बहुत मुश्किल से कैरी फॉरवर्ड करते हो. तो उनके पास कुछ बचता था तभी वो सेविंग कर रहे थे. दैट मीन्स एफ्लुएंट सोसाइटी थी. एंड सेकंड थिंग, वो सिक्योर करके रख रहे थे. सो दैट मीन्स किसी से सिक्योर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्रेट भी था. अर्लीस्ट कॉइन्स कंटेन फ्यू सिंबल्स बट लेटर कॉइन्स मेंशन नेम ऑफ किंग. इसका मतलब पहले जो था वो कल्ट सिस्टम या ऐसी चीजें ज्यादा थी, मगर धीरे 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 इंसान ने, किंग ने अपने आप को ही सुप्रीम दिखाना शुरू कर दिया. दैट आई एम द गॉड एंड यू आर माई सन्स एंड मतलब डॉटर या जो भी बोल लो. तो देन कम्स नेम ऑफ किंग और फिर गॉड और या उनकी डेट्स वगैरह वो सब मेंशन होनी शुरू हो गई. लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इन पोस्ट Maurya times, and Gupta issued largest number of gold coins. I already told. Few coins belonging to post Gupta times indicate decline of trade and commerce in that period. हम जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो गुप्ता पोस्ट गुप्ता टाइम था उसमें जो ट्रेड था, ट्रेड और कॉमर्स था, वो काफी डिक्लाइन हो गया था. वो भी हमें कैसे पता चल रहा है? कॉइन सिस्टम से. जब हम आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि हमने कॉइन से ही कितनी सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर ली कि लोग कितने एफिलेंट थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो कितनी सेविंग कर पाते होंगे, वहां पे चोर वगैरह होते होंगे नहीं होते होंगे. तो ये सारी चीजें किससे पता चल रही है? कॉइन से. सो दिस इज हाउ कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट. Hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. Then come inscriptions. Inscriptions tell us कि लोग कैसे लिखते थे या कैसे अपनी जो चीजें थी उसे डॉक्यूमेंट करते थे. देयर स्टडी इज कॉल्ड एपिग्राफी एंड स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पेलियोग्राफी. सो दिस इज बेसिकली कि एपिग्राफी क्या होती है और पेलियोग्राफी क्या होती है. देन कम जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं जिसे वो खुदाई से लिखते हैं ना, उसे बोलता है. तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो स्टोन पे लिखा गया था. एंड इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा कॉपर प्लेट्स बिगेन टू बी यूज्ड. मतलब कॉपर, CU मीन्स कॉपर, सॉरी बिकॉज ऑफ साइंस फील्ड समटाइम्स आई यूज दैट. तो CU मीन्स कॉपर. तो क्रिश्चियन एरा में कॉपर प्लेट्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था. और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है वो प्राकृत में मिलता है, क्योंकि हमने पहले भी अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था जो प्राकृत थी उधर वो जो थी वो मोस्टली मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होती थी. इसलिए प्राकृत में फर्स्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है और वो इंस्क्रिप्शन डेफिनेटली अशोका का था. मोस्ट इंस्क्रिप्शन बियरिंग ऑन हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम हैव बीन पब्लिश्ड इन सीरीज ऑफ कलेक्शन कॉल्ड कॉपर्स. देखिए ये तो चलिए आपकी मर्जी है, याद कर लीजिएगा, बट बेसिकली द पॉइंट इज कि इंस्क्रिप्शन हमें ये दिखा रही है कि इंस्क्रिप्शन में क्या होता था. जैसे कोई किंग है, वो कोई भी कुछ भी मेजर अचीवमेंट किया तो वो उसको इंस्क्रिप्ट करवा देता था. तो वो उनकी हिस्ट्री के लिए भी हो गया, मतलब बहुत देर के लिए उन्हें उनके हिसाब से वो सालों साल लोग याद रखेंगे और हमारी भी वो स्टडी में बहुत हेल्पफुल रहा है. मगर क्या है, जैसे हड़प्पन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो डिसिफर नहीं हो पाई है, क्योंकि हड़प्पन जो इंस्क्रिप्शन है वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में लिखी गई है और वो अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि वो लिखा क्या है. तो जो हम बोल रहे कि सबसे ओल्ड इंस्क्रिप्शन जो डिसिफर हुई है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन ही है और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, प्राकृत में लिखी थी लैंग्वेज में. और जो प्राकृत लैंग्वेज है वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं अपनी लैंग्वेजेस. मगर कुछ स्क्रिप्ट जो है, कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे उर्दू जाती है. तो ये है इंस्क्रिप्शन के बारे में. और वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो ओल्डेस्ट डिसिफर्ड इंस्क्रिप्शन है वो अशोका की है.
Earliest inscriptions are found on seals of Harappa belonging to about 2500 BC but not deciphered. So oldest deciphered जो है वो अशोका की है 3rd century BC की, और फर्स्ट जो इसे डिसिफर किया था वो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। अब ये 1837 में किया था। आप देख रहे हो जो ये कॉलोनियल पावर थी, इनके जो लोग थे उन्होंने ही बेसिकली हमारी हिस्ट्री को लिखा है या हिस्ट्री को डिकोड किया है, क्योंकि डेफिनेटली वही हम पे तब रूल कर रहे थे। तो दिस इज अबाउट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन से भी हमें उनके लाइफस्टाइल, उनकी अचीवमेंट सब पता चलती हैं। देन कम लिटरेसी या लिटरेरी सोर्सेस, बट आई फील आई शुड started off by literary sources in the next video so that this whole video doesn't become so much bulky in itself. So we will start off with literary sources from the next video. Till then, whatever you had read, whatever you had learned, just write it down, make it summary and just write it down in the comment box below. I will see you in the next video with literary resources.